कहां थे? हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर नहीं ध्यान से समझे तो फिर बाकी क्लास की तरह और बाकी स्टूडेंट सब की तरह आपको भी क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। यहां पर कुछ पॉइंट आ रहा है, कुछ शब्द आ रहा है जो टफ है। सागरों से टकराती हुई लहरें। आप तो जानते हैं कि सागर से लहरें टकराती है। सागर मतलब समुद्र, उसमें लहरें उत्पन्न होती है कह कह मंजिला के बराबर। तो वो जो लहरें हैं टकराएंगी, सिंपल बात है। अब टकराएगी तो वो भी काट छांट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना भैया। अब वही जो आपको हिस्सा है सागर का, अगर मान लीजिए कि यही क्लास जो है सागर के किनारे बना होता, तो अगर इससे टकराए तो इसको नष्ट मतलब क्षति पहुंचाएगी कि नहीं? हो सकता है कहीं खत्म ना कर दे, ठीक है। तो सोचिए कि जब ऐसे ऐसे बिल्डिंग को खत्म कर सकती है तो फिर भूभाग को क्षति पहुंचाएगी कि नहीं? काट छांट करेगी कि नहीं? उसमें पता चला कोई ऊंचा हिस्सा था, दह गया, कटाव हो गया उसका, ठीक है। तो अब तो आप समझ गए। अब उस मिट्टी को ले जाएगी तो अपने पास रखेगी, फिर जहां खाल जमीन मिली तहां क्लियर हो जाएगी, समझ गए। तो सागरों से टकराती हुई लहरें और पठारों से निकलती हुई नदियां। पठारी भाग में नदी है। अब याद रखिएगा कि पठारी भाग इतना नीचा भी नहीं होता। हम आपको एक पठार दिखा रहे हैं, पठारी भाग आपको एक दिखा रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हैं कितना ऊंचा है, अभी और ऊंचा ऊंचा होता है। सोचिए इसमें आदमी जाएगा तो इतना छोटा दिखाई देगा, बहुत ऊंचा है ये, यही है। अब उधर से अगर नदी का पानी आए, सॉरी नदी बोल रहे समुद्र का, तो इस पर टकराएगा कि नहीं? टकराएगा ना जी, टकराएगा, बिल्कुल टकराएगा, ये तो तय है। तो देखिए कितना बड़ा है ये, देखिए यही है कौन सा भाग? पठारी भाग। पठारी भाग बिल्कुल छोटे छोटे पर्वतों की तरह होता है, समझ गए। चलिए आगे देखिए। तो यहां पर है कि सागरों से टकराती हुई लहरें, सागर से लहर आ रहा है, और पठार से निकलने वाली नदी के अवसाद, क्योंकि नदी बहती है तो अपने साथ गाद ओद लेके चलती है, इसके अवसादी निक्षेप से, निक्षेप मतलब जमा होना, उसके अवसादों के जमा होने से समुद्र के तटीय मैदान का विकास हुआ है। समुद्र के किनारे किनारे भी मैदान है। आप सुनते होइएगा बीच, समुद्र का बीच, वहां जाता है लोग, नहाता वहाता है लोग, तो वहां भी एक भूमि का विकास हुआ है कि नहीं? या कि एक गहराई है? ऐसा नहीं ना, ऐसे पैरवा रखे कि हाथी के जैसे डूब गए, ऐसा कुछ है नहीं ना। वहां भी एक मैदान का निर्माण हो गया है, और वो जो तटीय मैदान, वो तटीय मैदान है, यानी कि किसके किनारे? जल के किनारे, समुद्र के किनारे जो मैदान का विकास हुआ है, उस मैदान को हम क्या कहेंगे? तटीय मैदान। तो उस मैदान का निर्माण क्यों हो रहा है? तो समुद्रों से निकलती हुई जो क्या है, लहरें हैं, उसके टकराने से, और जो पठारी भाग से जो नदियां निकल रही है उसके अवसाद के निक्षेप होने से, जमा होने से, इसके कारण किसका निर्माण होता है? तटीय मैदान का निर्माण होता है। अब आइए, भारत के दोनों क्षेत्र में दो चीजें हैं। भारत के अगर दाएं साइड में जाइए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अगर भारत के बाएं साइड में आइए तो क्या है? अब अगर भारत के अगर हम दाएं साइड की बात बोले तो कौन सा दिशा होगा? पूरब, ठीक है। और नीचे है तो चूंकि दक्षिण भी होगा तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर की बात करें तो पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो देखिए अगर हम दाएं हाथ की तरफ बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अगर बाएं हाथ की तरफ बात करें तो लक्षद्वीप है, ठीक है। अब ये दोनों कैसे इसका निर्माण हुआ समझिए। यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है। अवशेष मतलब बाकी हिस्सा, ठीक है। निमज्जित का मतलब होता है नहाया हुआ। अब नहाया हुआ का मतलब जिसको नहवा दे। अब समुद्र में किसी भूमि को कौन नहवाने जाएगा हो? अब भूमि छोटा मोटा तो टुकड़ा होता नहीं है, उतना बड़ा होता है, कौन नहवा सकता है उसको? यानी कि कुल मिला के ये डूबा हुआ हिस्सा था, ये क्या हुआ? ऊपर आया। जब ये टकराया ना तो इसके कारण से वो भी क्या हुआ? ऊपर आया।
तो कुल मिला के अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहाया हुआ भाग है, मतलब कि वो पहले पानी के अंदर था, बाद में क्या हुआ, ऊपर आया। बहुत सारा इसमें समूह है, लेकिन सब पर आदमी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा क्षेत्र अभी भी है, कुछ ऐसा द्वीप है जो अभी भी कहां है, पानी में है, और उसमें रहिएगा रहिएगा कुछ इतना नीचे तो कुछ ज्यादा नीचे तो कुछ ज्यादा नीचे। अब हम रह तो उसी पर सकते हैं जो ऊपर है, समुद्र तल से कहां है, ऊपर है, कुछ ज्यादा ही ऊपर हो, इतना भी ऊपर है थोड़ा सा तो भी उस पर नहीं रह सकते हैं। आएगा नदी का उधर से सागर की लहरें और लेके चल जाएगी और बरसा देगी कहरे, समझ गए ना, तो उस पर भी हम नहीं रह सकते हैं। तो कुल मिला के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसका नाम क्या है, द्वीप समूह, एक दो द्वीप नहीं है, लगभग 450 के आसपास द्वीप समूह है, समझिए। लेकिन रहते सब पर नहीं है, लगभग सब पर हम नहीं रहते हैं, आधा के आधा में भी नहीं रहते हैं। अब सोचिए, तो बाकी है समुद्र से ऊपर भी है, लेकिन उतना ऊपर नहीं है कि अगर लहरें आए तो हम सुरक्षित बच सके। तो हम उसी पर रहते हैं जिस पर हमें कम से कम सुरक्षा मिल सके। तो ये नहीं कि थोड़ा सा अगर ऊपर है भूमि तो उस पर रहना स्टार्ट कर दिए, प्रारंभ कर दिए। आएगी समुद्र से निकलने वाली लहरें और बरसा के जाएंगी कहरे, गए सब लोग। सियावर रामचंद्र की जय। हो गया, बाजार साफ, टाटा बाय सी यू, समझ गए। तो ये समझ गए, तो ये भूमि कैसे, कौन सा भूमि है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि है, यानी कि ये भी पर्वतीय भूमि है। पहले क्या था, निमज्जित था, डूबा हुआ था, और अब क्या हुआ है, ऊपर हुआ है। किसी को दिक्कत? जबकि अगर बात करें लक्षद्वीप का, ये तो दाएं साइड वाला हिस्सा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर बात करें किसका, लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप किधर है, बाएं साइड में, और ये किधर था, दाएं साइड में। पश्चिम में जो है लक्षद्वीप समूह है, और लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो परवाली निक्षेप से हुआ है। परवाली निक्षेप एक प्रकार का चट्टान है, एक प्रकार का क्या है, चट्टान है। और अभी जो आपको हम दिखाए थे ना, अभी जो फोटो दिखाए थे, चलिए फिर से दिखा दे रहे हैं, वह परवाली निक्षेप ही है। वह क्या है, परवाली निक्षेप ही है, जो किस रंग का होता है, मूंग, मूंग देखे हैं, मूंग, मूंग देखे हैं ना, उसी के रंग का होता है। उसका रंग देखिए हल्का भूरा कलर का, यही है, यही प्रवाली भूमि है। कौन सा भूमि है, प्रवाली, पर्वतीय भाग है ये भी, है ना, और हल्का भूरे रंग का है कि नहीं। मूंग का कलर इसी कलर का होता है ना, है, तो समझ गए, ठीक है। तो कुल मिला के भारत के पास दो प्रकार के द्वीप समूह, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक है कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहां क्या था, क्या था, निमज्जित था। निमज्जित में से नींद निकाल दीजिए, मस्जिद था, मजा हुआ, मलल गल बौकर पानी से, तो समझ लीजिए वो निमज्जित है। कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जबकि ये निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि है, उच्च पर्वतीय भूमि है, जो ऊपर आ गया उस पर लोग रह रहे हैं, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप का निर्माण परवाली निक्षेप से हुआ है, किसके, परवाली निक्षेप से हुआ है। अब निक्षेप का मतलब क्या होता है, अभी हम आपको बताएं, निक्षेप का मतलब होता है जमना, इकट्ठा होना। तो जो निमज्जित जो भूमि थी वो क्या होती गई, इकट्ठा होती गई। अभी ये केमिकल प्रोसेस से ये तैयार होता है। समुद्र में देखिए ये कैसे बनता है, समुद्र में कुछ जीव होते हैं और वो कुछ केमिकल छोड़ते हैं, और उस वजह से उसमें जो सैल है वो आके क्या होता है, जमता है और एक चट्टान का हिस्सा लेता है, और वही धीरे धीरे जब ज्यादा हो जाता है तो एक ऊंचा हिस्सा बन जाता है, और फिर आप अब वहां पर रह सकते हैं। समझ में आया ना। तो कुल मिला के ये पहले से नहीं था। अगर आपको ये लगता है कि ये पहले से था, परवाली कोई भी भूमि है वो पहले से था, तो नहीं, ये एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनता है, और इसे बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, और ये बाद में बनकर तैयार होता है। तो भारत का जो लक्षद्वीप है वह बाद में बना हुआ है, समझ में आया ना, ठीक है, क्योंकि यह प्रवाली भूमि है, प्रवाली निक्षेप द्वारा बना हुआ है, समझ गए ना। ये प्रवाल जो है, प्रवाल जो है एक प्रकार का केमिकल है, एक चट्टानी भाग है, तो केमिकल से बनते हैं, ठीक है ना। अब आप कहिए केमिकल तो सर इंसान बनाता है, बिल्कुल नहीं हो, केमिकल ऑटोमेटिक भी बनता है, और सबके अंदर बनता है। हमारे अंदर भी एक रसायन बनता है जो भोजन को पचाता है, उसको हम लोग बना के भेजते हैं, नहीं ना,
हम एक जीव है खुद बना रहा है, तो उसी प्रकार अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार के रसायनों का निर्माण करते हैं। जैसे एक भगजोगनी आप लोग देखे होइएगा, भगजोगनी देखे हैं, उसका देखते हैं ना पीछा वाला हिस्सा भूक भूक जलता है, वो किसके कारण? केमिकल के कारण होता है। वो भी एक केमिकल छोड़ता है जिसके कारण से वो प्रकाश उसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। समझ गए? तो कुल मिलाकर उसके डीएनए पर अभी काम भी चल रहा है। जो भगजोगनी का पिछला हिस्सा जो अपने आप जलता है भूक भूक, उसी पर काम चल रहा है उसके डीएनए पर। अगर उसका काम सक्सेस हो रहा है, ठीक है, तो वैज्ञानिक क्या करेगा? सेम केमिकल डाल देगा। कहां? पेड़ पौधों में। अब वृक्ष को कहां लगा दीजिए? रोड के किनारे किनारे, और रात में आपको लाइट की जरूरत नहीं है, पौधे जो है खुद जलेंगे। समझ गए? देखिए सक्सेस हो रहा है अगर ये, तो फिर कहा नहीं जा सकता है कि नहीं ही होगा। वैज्ञानिक सोच के करता है कि हम कर देंगे, तभी तो होता है, ना हो अलग की बात है। ठीक है, तो कुल मिला के ये तो समझ गए आप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये पर्वतीय भाग है। और कौन सा पर्वत है? निमज्जित पर्वत है, यानी कि ये पर्वत पहले डूबा हुआ था, बाद में ऊपर आता है, और फिर यहां पर लोग निवास करना स्टार्ट करते हैं, और कुल मिलाकर के ये भारत का समूह बन जाता है, द्वीप समूह। और इसका नाम क्या हो जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब दो समूह है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अगर आगे चल के कभी मिस्टेक हो जाए कि दोनों में से निमज्जित कौन है, दोनों में से निमज्जित कौन है और प्रवाली कौन है, तो याद रखिएगा, ये है अंडमान, अंडा, और अंडा पहले डूबा था, बाद में बच्चा फोड़ के निकल गया। तो डूबा हुआ हिस्सा कौन था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब प्रवाली भाग कौन था? लक्षद्वीप, प्रवाली भाग से बनने वाला। समझ गए? तो ऐसे ऐसे अभी आने वाले समय में ये जो लक्षद्वीप है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे अभी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो केमिकल से बनते हैं, प्रवाल शैलों के जमाव होने से बनते हैं, निक्षेप होने से बनते हैं। तो प्रवाल जो शैल है वो लगातार बनते रहते हैं जलीय जीवों द्वारा, समुद्री जीवों द्वारा, शैलों द्वारा। समझ रहे हैं ना? तो हालांकि हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो भविष्य में भी और भी ऐसे लक्षद्वीप आ सकते हैं। नाम इसका लक्षद्वीप है, मतलब और भी ऐसे प्रवाली भूमि आ सकते हैं। समझ में आया ना? समझ में आया? इसका निर्माण लगातार जारी रहता है, जबकि ये पर्वतीय भूमि है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब समझ में आ गया? तो भारत के पास पठारी भाग, मैदानी भाग, पर्वतीय भाग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, कुल मिलाके हमने सबके बारे में जान लिया। पठारी भाग कहां था? किसमें? दक्षिण में तो है, लेकिन वो पहले किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। किसका था? गोंडवाना लैंड का। आता है कहां से टकराता है? किसका निर्माण होता है? चलिए वो भी हो गया। अब बात आता है मैदानी भाग का। तो मैदानी भाग दो प्रकार का है, एक भारत के बीच में और एक तटीय, समुद्र का किनारा। तो मैदानी भाग जो बीच में, उसका निर्माण कैसे होता है? नदियों के अवसाद और हिमालय के ऊपर उठने के कारण। हिमालय ऊपर उठता है, केथिस सागर के शेष भाग नीचे मुड़ता है, जिससे क्या होता है? अब दोनों के अवसाद आते हैं तो द्रोणी का विकास होता है। अब नदियां और भी अवसाद लाके इसमें जमा कर देती है, तो किसका निर्माण हो जाता है? मैदानी भाग का निर्माण हो जाता है। किसका हो जाता है? तो हम लोग भारत के पर्वतीय भाग को समझ गए, उसका निर्माण कैसे हुआ। मैदानी भाग का समझ गए। अब तटीय मैदानी भाग का कैसे हो रहा है? तो इधर से पठारी भाग जो ऊपर है, इससे निकलने वाली नदी और समुद्र से निकलने वाली लहरें, और इन दोनों के द्वारा लाए गए अवसाद, और इसके कारण क्या होता है? समुद्र के तटीय मैदान का विकास होता है। समझ गए? अब दो और बचल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसा होता? अंडा वाला है, पहले से डूबा हुआ हिस्सा था। डूबा हुआ मतलब निमज्जित। तो यह निमज्जित उच्च पर्वतीय भाग था। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो टकराने के कारण ये जल स्तर से ऊपर आता है और यहां पर जीवन संभव हो जाता है। अब आता है लक्षद्वीप। तो ये तो प्रवाली शैल है ना? क्या है? प्रवाली शैल है। प्रवाली शैलों के निक्षेप होने से, जमा होने से किसका निर्माण हो गया? लक्षद्वीप का। तो भारत के पूरे भूभाग के स्वरूप को हम लोग समझ गए। किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कुछ क्वेश्चन?
नहीं ना। आगे बढ़े अब बात करते हैं कि तो ये है तो कितना परसेंट कौन हिस्सा है भारत का। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का, देखिए ये ट्रिक में बता देंगे हम आपको। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% पर्वतीय भाग, प से पर्वत, प से पहाड़, प से पठार, और एक ही आता है जो मैदानी भाग है। तो मैदानी भाग कितना प्रतिशत है? 43%, जो कि सबसे ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा किसका हिस्सा है? मैदानी भूभाग का। कितना? 43। मैदानी भूभाग कितना है? 43। बाकी सबसे पहले हम लोग के दिमाग में क्या आता है? पहले आता है पर्वत, पर्वत के बाद पहाड़, पहाड़ के बाद पठार। ऊपर से स्टार्ट करेंगे ना। ऊपर सबसे पहले क्या है? पर्वत, फिर क्या है? पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां, पहाड़ियां के बाद सबसे नीचे पठार। बाकी तो मैदानी भाग बीच में भी है और तटीय भाग में भी है। मैदानी भाग दोनों जगह है, बीच में भी, जहां सिंधु नदी है और गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियां हैं, वहां मैदानी भाग का निर्माण हो रहा है, और तटीय भाग में भी हो रहा है। बाकी ऊपर क्या है? पर्वतीय, पहाड़ी और नीचे पठारी। पर्वत, पहाड़, पठार। पर्वत 11, 7 जोड़ दीजिए 18। कौन? पर्वत के बाद पहाड़, पहाड़ के बाद पठार 28, 18, 8, 28, 8, 11, 18, 28, 8, 8 दोनों में 11, 18, 28। तो 11% कौन है? 11 रुपया के नगद पुरस्कार से प्रारंभ किया जाए। 11 शुभ अंक होता है ना, तो 11 कौन है? पर्वत। अब पर्वत को 11 रखा गया है, क्यों? शंकर भगवान का पर्वत, हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, बहुत सारा पर्वत है ना, तो इसीलिए इसको शुभ से प्रारंभ कीजिए। कहां से प्रारंभ कीजिए? शुभ से। पर्वतीय भाग 11, पर्वत के बाद पहाड़ 18, पहाड़ पठार कौन? कितना? 28। 11, 18, 28 और 43% का है मैदानी भाग। तो भारत का कौन सा भाग कितना कितना प्रतिशत है? समझ गए? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अब चलिए, अब तो ये तो हुआ कि कौन कितना प्रतिशत था, अब किसकी ऊंचाई कितनी है ये समझा जाए। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंचा कौन होगा भैया? पर्वतीय भाग, आप समझ रहे हैं। उसके बाद पठार और उसके बाद मैदान। ठीक है, ऊंचाई के हिस्सा में अगर पार्ट में हम देखें तो 3 भाग में इसको बांटेंगे। सबसे ऊंचा पर्वतीय भाग, उसके बाद पठार भाग और उसके बाद समतल। तो देखिए, अब देखिए एक औसत आप लोग समझते हैं। अगर 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति का ऊंचाई अगर 80 सेंटीमीटर है, कितना है? 2 लड़का है, एक 80 सेंटीमीटर का और एक 20 सेंटीमीटर का। कितना का? 20 सेंटीमीटर का। हालांकि 20 का तो भी बउआ होगा ही, शिशु होगा। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं? 80 और इसको कर देते हैं 150। कितना कर देते हैं? या फिर 140 कर दीजिए। 140 cm का 2 बच्चा है। इसका अगर हम औसत निकालें, क्या निकालें? औसत निकालें तो क्या होगा? ध्यान समझिएगा। औसत का मतलब होता है कि उसको हम जोड़ते हैं और जितना संख्या को जोड़ते हैं उतना से भाग देते हैं। 2 को जोड़े हैं तो 2 से भाग देंगे, तो कुल मिला के हो जाएगा कितना? 220 और बटा 2, कुल मिला के हो गया 110। यानी कि औसत ऊंचाई बच्चों का कितना हो गया? 110। क्या इसका मतलब ही थोड़ी नहीं कि सबसे ज्यादा 110 से होगा, नहीं, कुछ 110 से ज्यादा भी होगा और कुछ 110 से कम भी होगा। हम एक एवरेज कर दिए। अब हमारे घर में अगर मान लीजिए कि हमारे घर में 10 बच्चे हैं, कितने बच्चे? या मेरा 5 भाई है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, और 5 भाई का मासिक इनकम देखिएगा कितना कितना है। एक जो है कमाता है 30,000, कितना कमाता है? एक है 20,000 और एक कमाता है मान लीजिए 50,000, और हम मान लेते हैं कि 3 ही उसमें से कमा रहा है। तो हमारे फैमिली का कुल इनकम कितना हो गया? 30, 20, 50, 50, 1 लाख। 1 लाख हमारे घर का इनकम है। लेकिन हमारे घर के एवरेज इनकम अगर निकाले कि लगभग प्रत्येक आदमी कितना कितना कमाता, तो हम कितना से भाग कर देंगे? 3 से। समझ रहे हैं ना? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि करीब करीब 33,000। 33,000 एक आदमी कमा रहा है। उस हिसाब से 33 तिया 99,000 होइएगा। ठीक है, यानी कि औसत का मतलब होता है कि ना हम सबसे ऊपर वाला हिस्सा लिए और ना सबसे नीचे वाला हिस्सा, हम सबको मिला के एक एवरेज कर दिए। एवरेज, तो एवरेज बनता है 33,000। अब इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा हमारे घर में 33,000 लोग कमा रहा है, कोई 33 से ज्यादा कमा रहा है, देखिए 50,000 कमा रहा है, और कोई 33 से कम भी कमा रहा है।
20,000। औसत का मतलब होता है कि हम सबको मिला के एक एवरेज कर दिया, समझ गए? तो ये चीज समझ गए। अब इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है, इसीलिए हम इसको समझाए हैं। औसत का मतलब ये मत समझिए कि उतना ही है, उससे ज्यादा भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। बाहर थोड़ा बोलिए किसी को पानी थोड़ा लाने के लिए, बाहर किसी को बोल दीजिए तो पानी बोतलवा दे दीजिए। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अब देखिए यहां पर, हेलो, बोतल दे दीजिए। अब आप लोग बात करने उधर आए, क्लास करेगा चाहिए, दे दीजिए बोतल, ला देगा लोग। तो कुल मिला के पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से लेके और 900 मीटर के बीच है। इसके विपरीत मैदान एवं तटीय क्षेत्र में औसत ऊंचाई 160 मीटर से भी कम है। किसका? मैदान का। अब तटीय क्षेत्र भी तो मैदानी भागी ना है, तटीय मैदान है और ये बीच वाला है, तो इसका 160, क्योंकि इसका कम रहेगा, सिंपल बात है। ये नीचे वाला हिस्सा है, तो इसकी कितना समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? अच्छा, ये जो भी ऊंचाई मापा जाता है कहां से? समुद्र तल से। समुद्र जो है, समुद्र का तल जो है, उस तल से मापा जाता है कि ये हिस्सा कितना ऊंचा है। अब वही हम क्या बोले, ये नहीं कि समुद्र से थोड़ा सा ऊंचा है तो वहां पर आप रहना चालू कर दीजिए, आएगा लहर, बरसात देगा कहर, समझ गए? तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितना है? मैदानी भाग जो भारत का है 160 मीटर है। कितना है? 160 मीटर। यानी कि इससे भी ऊंचा जब लहर उधर से आएगा ना, तभी कुछ हो सकता है, समझ गए? अब उत्तर के पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 1200 मीटर से 6000 मीटर तक है। उत्तर पर्वतीय, कहां के? ऊपर के हिमालयी क्षेत्र का बात होने लगा। ये पहाड़ी का बात हो रहा था, लेकिन किसका? पठारी वाला के आसपास में। अब पठार में पहाड़ी कितना बड़ा बड़ा होगा हो, तो इसका कितना है? 300 से लेके 900। लेकिन अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्र का तो कितना? 160। हम बात करें अगर ऊपर वाला हिस्सा पर्वतीय भाग का, हिमालयी क्षेत्र, तो वहां पर कितना है? 1200 से लेके 6000 तक। अभी मतलब ये औसत ऊंचाई है, मतलब 1200 से स्टार्ट हो रहा है। अब 1200 से कम भी हो सकता है, क्या कि औसत है। 1200 से ज्यादा भी हो सकता है, कहां तक? 6000 तक। अब 6000 से ज्यादा भी हो सकता है, क्या कि काफी है, औसत है, याद रखिएगा। इस भूभाग में कुछ शिखर ऐसे, अब देखिए आ गया ना, कुछ शिखर ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है। जैसे हिमालय पर्वत का, उसका ऊंचाई 8000 से भी ज्यादा है कि नहीं? ठीक है। इसमें अधिकतर, अब इस पर क्या सालों भर बर्फ जमा रहता है, ये तो सबको मालूम होगा, बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ दबाव के कारण परिवलन हम आपको बताया था ना, परिवलन वलन, ठीक है, ठीक है। और भ्रंश यहां पर मिलते हैं। भ्रंश मतलब फॉल्ट, दो प्लेटों के बीच में जो फॉल्ट होती है। झीलों के निक्षेपित होने से, अब झील जो है, झील बहता है, आगे वहां निक्षेपित हो गया, मतलब निक्षेपित मतलब जमा हो गया, तो जमा होगा तो एक घाटी का निर्माण होगा, उसमें कुछ लोग रहना प्रारंभ कर देंगे। हम आपको बताए थे कश्मीरी घाटी, बताए थे ना। घाटी मतलब जहां पर कुछ लोग रहना प्रारंभ करते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और बीच में झील है, और झील के आसपास में क्या हुआ, कुछ अवसाद वगैरह ये क्या हो गया, निक्षेपित हो गए, मतलब जमा हो गए, तो रहने लायक भूमि हो गया और वहां पर लोग रहना प्रारंभ कर देते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए ध्यान समझिएगा। अब झीलों के निक्षेपित होने से बृहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है हिमालय में, ठीक है। इसमें डल और वूलर झीलें अवशेष के रूप में इसके प्रमाण है। अब ये दोनों कहां है? कश्मीर में है। कहां है? जम्मू कश्मीर, नाम सुने हैं ना। ये डल झील और वूलर झील, इसके बारे में है क्या, देखते हैं, अगर रखे होंगे तो बता रहे हैं। ना है क्या जी? शायद नहीं है। और झील है, झील मतलब समझते हैं ना, चारों तरफ से क्या है, पहाड़ है, बर्फ से ढका हुआ, बीच में क्या है, नदी है। कितना सुंदर आकर्षक दिखाई दे रहा होगा, उसमें निकले हुए फूल, आहा, पूरा लगता होगा कि हम कहाँ आ गए, स्वर्ग में आ गए। इसी सब के कारण ना कश्मीर को क्या कहते हैं, पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। समझ गए? कारण यही है। चलिए अब ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये हमने क्या समझा कि हिमालय में ऊंचे ऊंचे चोटियां हैं और बीच में क्या है, कुछ झील है, और झील के निक्षेपित होने के कारण घाटियों का निर्माण हुआ है। किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत?
चलिए, और इसी के एक प्रमाण है, एक उदाहरण है कश्मीर में डल एवं वुलर झील। तो अगर प्रश्न आ जाए कि डल झील कहां है, अच्छा किस नदी पर है ये पूछा जाए तो झेलम। किस नदी पर है, झेलम नदी पर। ये डल झील कहां है, झेलम पर। वुलर भी उसी क्षेत्र में है। किसी को दिक्कत, उत्तर की उच्च भूमि और मध्य में हिमालय, यहां पर 1000 मीटर से भी अधिक गहरी गॉर्ज पाई जाती है। गॉर्ज अब क्या है समझिए, गॉर्ज क्या है, तो दो पहाड़ और बीच में जो एक दरार हो जाता है बहुत नीचे। आप लोग कोई मूवी देखते हुए कि एक पुल बना है और नीचे इतना खाई है कि अगर उस पर से कोई गिर जाए तो उस खाई में जाएगा, और उस खाई में नीचे क्या है, नदी का पानी बह रहा है, वही है गॉर्ज। गॉर्ज जो है इन आगे तनी से नीचे आपके नदी वदी है उसमें उतर गए तो गॉर्ज होगा नहीं, बहुत नीचे होता है, हजार मीटर नीचे, समझ गए। तो इसमें क्या है, उत्तर में उच्च भूमि के मध्य में हिमाचल में, कहा उत्तर की उच्च भूमि जो है उसके मध्य में हिमाचल का नाम सुनिएगा, उसी में 1000 मीटर से भी अधिक गहरी गॉर्ज पाई जाती है, यानी कि उसमें पानी बह रहा है, समझ गए। और एक गॉर्ज है, गॉर्ज मतलब दरार, दर्रा, समझ गए ना। चलिए, जिसमें कई नदियां प्रवाहित होती है, वो एक दर्रा है और उसमें क्या बह रहा है, नदियां। इस भूभाग के दक्षिण, अब इसके दक्षिण में जाइए नीचे की ओर, शिवालिक में भी कई महत्वपूर्ण घाटियों का विकास हुआ है। ये हिमाचल का बात है और ये कहां का है, शिवालिक का बात है। हिमालय पर शिवालिक कहां है, शिवालिक हम आपको बता रहे हैं, पहले अब इसको भी समझिए लीजिए। शिवालिक शिवालिक शिवालिक, क्योंकि A to Z चीज जब समझिएगा तो ही आ जाइए। शिवालिक, शिवालिक, खुश रहिए। देख रहे हैं शिवालिक, ठीक है। तो इन सब में क्या है, बहुत सारे गॉर्ज हैं। गॉर्ज मतलब खाई, खाई तो आप समझ गए होंगे। उसमें क्या है, बहती हुई नदियां। हा, तो ये है शिवालिक रेंज, ठीक है, समझ गए। हम आपको बताए भी थे शिव जी कहाँ रहेंगे, हिमालय वाला क्षेत्र में रहेंगे ना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिए। अब हिमालय पर्वत कहां से निकलता है, तो पामीर के घाट से। और हम आपको बताए थे पनीर कहाँ रहता है, ऊपर, पनीर नीचे रहता है। अरे भंडोला, पनीर कभी भी सब्जी में ऊपर रहता है। तो पामीर का पठार भारत के किस हिस्सा में है, ऊपरी हिस्सा में। तो वहां से पामीर की गांठ से, हिमालय कहां से प्रारंभ होता है, पामीर की गांठ से। इसको बड़ा ध्यान समझिएगा, हिमालय पर्वत पामीर की गांठ से निकलकर पूरब की ओर, कहां, इसको पहले आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, फिर हम आपको लेके चलते हैं मैप पर। पूरब की ओर जाता है, कहां जाता है, और या दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए। चाप क्या होता है, आप लोग ना मैथ में एक चीज बनाते होंगे, चाप कैसे काटते होंगे, ऐसे काटते हैं, ऐसे चाप काटते हैं, हो कौन बनाते हैं, तो ऐसे चाप काटते हैं कि नहीं। चाप का मतलब कि गोल, ये वृत्त हो गया और इसका कोई हिस्सा अगर आप काट दीजिए तो ये चाप हो गया। अब चाप ऐसे भी हो सकता है, फिर जैसे भी हो, लेकिन गोलाकार हो, वृत्ताकार हो, समझ गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, हो चाप कहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान समझ, माइंड में रखिए, फिर हम आपको इसको बताते हैं मैप पर। पहले क्या है, पामीर के घाट से निकल रहा है कौन, हिमालय। हिमालय पामीर के घाट से निकलकर और पूरब की ओर, पूरब मतलब दाएं हाथ की ओर, याद रखिएगा। पहले घाट से निकला, दाएं गया, दाएं से दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब नीचे, हल्का नीचे चाप ऐसे बनाएगा, ऐसे चाप, पूरा ऐसे ऐसे पूरा दक्षिण नहीं जाएगा। दक्षिण मतलब सीधे नीचे जाना, नीचे दक्षिण होता है, चाप बनाते हुए जाएगा, समझ गए। चाप बनाते हुए उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब ध्यान समझिएगा। चलिए एक मैप ही हम ले लेते हैं, यह है उत्तर, यह है पूरब, यह है दक्षिण। ये कहां से निकलता है, पामीर के घाट से। फिर कहां जाता है,
पूरब की ओर। कहां जाता है? पूरब की ओर। फिर क्या कहता है? यह दक्षिण की ओर चाप अब बनाएगा। अब दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे, नीचे क्यों रहेगा, लेकिन चाप बनाते हुए उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व हिस्सा कौन कहाएगा? वो दक्षिण है, पूरब है, उत्तर है और पूरब है, तो उत्तर पूर्व मतलब इस कोण में। तो यहां से ये चाप बनाते हुए आएगा। कैसे बनाते हुए आएगा? चाप। चाप देखिए, ये चाप है, चाप बनाते हुए उत्तर पूर्व की ओर जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी को पार करती है। ब्रह्मपुत्र, मान लीजिए कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को पार किया और उसके बाद यह दक्षिण की ओर मुड़ जाएगी। अब दक्षिण मतलब सीधे नीचे। दक्षिण का मतलब क्या हुआ? सीधे नीचे मुड़ जाती है, जहां ये पटकोई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम इत्यादि से होकर के जाती है। अब आते हैं हम कहा? मैप में। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। दिखाई दे रहा है? ये भारत है। अब ध्यान समझिए, ये कहां से प्रारंभ होता है? पामीर के घाट से। और पामीर के घाट ठीक भारत के किस हिस्सा में है? लद्दाख। लद्दाख के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ? पामीर के घाट से। कहां गया? पूरब की ओर। यहां से चाप बनाया, देख रहे ना, चाप बनाया। चाप है कि नहीं? चाप बनाते हुए चले, तो ये डाउन भी तो रहा है, डाउन मतलब दक्षिण, लेकिन इधर भी जा रहा है, तो ये क्या है? पूरब, तो दक्षिण पूरब, दक्षिण पूर्व। ये चाप बनाते हुए दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। कहां जाती है? दक्षिण पूर्व की ओर। और यहां से अब सीधे कहां हो गई? दक्षिण, सीधे दक्षिण हो गई। और भारत के इस हिस्सा में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, और क्या है? मिजोरम है। याद है ना? ये भारत का हिस्सा है। यहां पर क्या है? बांग्लादेश है। तो फिर समझिए, हिमालय यहीं पर आप समझ जाएंगे। हिमालय कहां से निकलती है? पामीर के घाट से। किधर जाती है? पूरब की ओर। फिर यहां से दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूर्व की ओर चाप बनाते हुए जाती है। और फिर यहां से कहां हो जाती है? दक्षिण की ओर हो जाती है, जहां पर ये मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर आदि को ये छूते हुए जाती है और अलग अलग पहाड़ियों का निर्माण करती है। किसको किसको समझ में आ गया? हिमालय पर्वत कहां से निकल रही है? पामीर के घाट से। किस दिशा में जाती है? फिर कहां मुड़ जाती है? दक्षिण की ओर। पूरा दक्षिण नहीं, दक्षिण और पूरब। दक्षिण पूर्व की ओर कैसे जाती है? चाप बनाते हुए। फिर कहां हो जाती है? और यहां पर किन किन राज्यों से गुजरती है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। किसी को दिक्कत? दिक्कत नहीं ना? समझ गए? तो अब जो लाइनें बता रहा था वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो आपको देखने, आप तो खुद आप समझ गए कि हिमालय पर्वत कहां से निकलती है? हिमालय पामीर की घाट से निकलती है। फिर मायने बसा लीजिए जाती है पूरब की ओर, फिर पूर्व और दक्षिण, दक्षिण पूर्व की ओर चाप बनाते हुए जाती है और फिर दक्षिण की ओर चली जाती है। किसी को दिक्कत? कोई समस्या? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? आइए। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, ये गाना सुने? पढ़ाई ऐसा कीजिए, इस लाइन का कुछ अलग अर्थ निकालिए। जब आप जानते हैं कुछ बन जाएंगे ना पढ़ लिख के, वो बंद कर दीजिए, हो उसको लॉक कीजिए, खुल जाइए करेगा, हवा तेज है तो। जब आप ठीक से पढ़ते हैं ना, कामयाब इंसान बनते हैं, तो वैसे भी किसी का कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर भी कुछ लगने लगते हैं। कोई दोस्त बना लेता है, कोई आपको पड़ोसी बना लेता है, कोई अच्छा पड़ोसी बना लेता है, कोई आपको पार्टी में बुलाएगा, कोई आपको छठियार में बुलाएगा। होगा कि नहीं? कि तू मेरा कोई ना होके भी कुछ अब लागे। कब लागे? जब एक सक्सेस इंसान हो जाए तब। ना तो तू मेरा कुछ लाग के भी कुछ ना लगे। समझ गए ना? कुछ लगता है फिर भी कुछ ना लगेगा। कब? अगर आप एक अनसक्सेस पर्सन बनते हैं इस दुनिया में
और सक्सेस बनते हैं तो अरिजीत सिंह वाला गाना गा दे। अच्छा, गा तो देवे किए हैं, आगे आते हैं, कल गा देंगे। ठीक है, तो वही चीज है। क्या था देखिए फिर से, अब ये तो आप लोगों के मन में, आप लोग अब आगे आगे बोलते जाइएगा, इतना नाम अच्छा हो गया। हिमालय पर्वत कहां से निकल कर कहां जाती है? पूरब से दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए जाती है, और फिर तो देखिए कहां जाता है? पूरब की ओर या दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए उत्तर पूर्व। कहां? उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। हम लोग गलती करती है, उत्तर पूर्व भी है इसमें एक हिस्सा, उसको बताना भूल गए हैं, लाते हैं फिर से। उत्तर पूर्व वाला कौन हिस्सा है? चाप बता रहे हैं। अरे यार किधर है उत्तर पूर्व? कौन हिस्सा है? देखिए यहां पर अगर ऊपर की ओर जाने लगा तो क्या है? उत्तर है। ठीक है, ये क्या है? पामीर की गांठ पूरब, पूरब से फिर दक्षिण की ओर चाप बनाते हो। अच्छा, दक्षिण के साथ इसको आप क्या दक्षिण पूरब भी कह सकते हैं। दक्षिण पूरब की ओर चाप बनाते हुए आती है और फिर कहां चली जाती है? उत्तर पूर्व की ओर। अभी तो पूर्व में ना, लेकिन अब उत्तर पूर्व भी हो जाती है। जब यहां आइएगा तो कौन? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, और जब यहां उठ रहा है तब उत्तर पूर्व। तो अगर ये दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, समझ गए ना? ना कुछ नहीं इसमें कहा। और यहां पर देखिए तो पूरा आपको पूरब है, यहां पर तो बिल्कुल ऐसे है ना, देख रहे हैं? तो ये क्या है? पूरा पूरब दिशा में हुआ। यहां पर क्या है? पामीर की गांठ, पामीर की गांठ से पूरब की ओर, पूरब से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से पूरा पूरब, फिर पूरब से उत्तर पूर्व। समझे? कहने का मतलब समझिए, अगर कोई रेखा अगर ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? अगर ये नीचे की ओर गया, दक्षिण गया, दक्षिण के साथ यहां से दाएं हाथ की दिशा भी आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? दक्षिण पूर्व हो गया। यहां पर अगर पॉइंट हम गिने तो केवल किस दिशा में हो गया? केवल पूरब हो गया। यहां से अब ये ऊपर उठना चालू हो रहा है, यहां तक तो नीचे आ रहा था, यहां समांतर हो गया, अब यहां से ऊपर की ओर जाने लगा। तो अब यहां से हम देखें तो इधर हो गया पूरब, और चूंकि यहां से ये पॉइंट जो है ऊपर की ओर गया है, इसलिए उत्तर भी गया है। तो ये पार्ट उत्तर पूर्व, ये पार्ट दक्षिण पूर्व, और ये पार्ट पूरब। ठीक है, तो आप ये पूरा, क्योंकि जब आगे चलिएगा ना, आगे बढ़िएगा अगले क्लास में, तब यहां से मिलेगा आपको अलग अलग, यहाँ पर पहाड़ियां भी मिलेगी और किस दिशा में है इसका भी बात आएगा। तो याद रखिए, यहां से पूरा, पूरब से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से पूरा, और फिर पूरब से उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व से सीधे कहां जाता है? दक्षिण की ओर। कहां जाता है? दक्षिण की ओर। किसी को दिक्कत? यही ना है भारत का नक्शा। भारत का नक्शा बनाइएगा तो ये वाला पार्ट सोच लीजिएगा, इसे ही आता है, ऐसे ही ना आता है। सही बात की झूठ बात? सही बात है ना? ठीक है, तो याद रखिए, कुछ एडवांस याद रखिए, हिम्मत समझिए कि है ना है, ऐसा भी हिमालयी क्षेत्र है, समझ गए ना? केवल भारत में नहीं है, लेकिन यहां पर ये जो है ग्लेशियर है। ग्लेशियर कौन है? जो उजला उजला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ना, ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब जिस पर हमेशा बर्फ जमा रहा है, ये उजला काहे दिखाया गया है? ऊंचा वाला हिस्सा तो ये सब है, लेकिन ये सब ग्लेशियर है। और ग्लेशियर के आसपास में ही नदी घाटी का निर्माण होता है, काहे कि वहां से झील बन के निकलेगा, जब बर्फ पिघलेगा फिर जाके वो क्या हो जाएगा? जमेगा, निक्षेपित होगा, तो फिर वहां पर कुछ रहने लायक घाटी बन जाएगा। समझ गए? तो कुल मिला के ये समझ गए। अभी हम इसके बारे में हम समझेंगे, ये सब कौन 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 ग्लेशियर है, अभी देखते चलिए अभी आगे। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाए तो ये कौन? उत्तराखंड का हिस्सा लग रहा है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं? ये आपको लद्दाख का हिस्सा लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना? अगर ऐसे आइए, है ये लद्दाख, क्योंकि इतना तो पूरा लद्दाख है, तो है ये सब का, ये सब ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। जैसे सियाचिन वगैरह हो गया, समझ गए? तो ये सब कहाँ है? लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में अब कुछ नहीं है, अब जम्मू कश्मीर में वही झील वगैरह रह गया है, मतलब कौन? उलर झील, डल झील, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आखिर लद्दाख में? जम्मू में। ठीक है ना? कश्मीर में। तो ये ठीक बॉर्डर पर है, याद रखिए, क्योंकि झेलम नदी जो है ना,
झेलम नदी वो बॉर्डर है किसका, लद्दाख का और कश्मीर का। किसी को दिक्कत, ध्यान समझिएगा। ऐसी झेलम नदी पर कौन है, डल झील और उलर झील। तो कुल मिला के देखिए, पामीर का घाट, पामीर के घाट से पूरब, पूरब से दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए। अब चाप बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये अलग अलग दिशा लेगा। चाप बनाने का मतलब एक दिशा नहीं है, अगर सीधे नीचे जाता तो ये एक दिशा होता। ऐसे जाने का मतलब पहले ये दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से पूरब की ओर, ये पूरब है ना, पूरब की ओर, फिर अब पूरब से कहां चला गया, उत्तर की ओर, फिर उत्तर से कहां आ गया, डायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट थोड़ी ना जाता है, देखिए ऐसे जाता है और फिर यहां से हो जाता है पूरब, अब फिर पूरब से सीधे हो जाता है दक्षिण। समझ में आया? तो इसमें अलग अलग दिशा है, पामीर के घाट, पूरब। अब यहां से दक्षिण की ओर चाप बनाना मतलब कि दक्षिण की ओर भी, पूरब की ओर भी। अब पूरा पूरब हो गया, अब फिर ऊपर बढ़ने लगा मतलब उत्तर पूरब हो गया। फिर यहां से इधर आता है थोड़े समय के लिए, कहां आता है, पूरब दिशा में, फिर आ जाता है कहां, दक्षिण की ओर। किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, यानी समस्या, यानी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है जी, प्रॉब्लम नहीं ना है। आगे देखिए, चलिए ध्यान समझिए। अब यहां पर याद करने वाला चीज आ गया, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है जहां, चलिए दक्षिण की ओर जब मुड़ती है तो ये पटकोई, अरुणाचल प्रदेश। पटकोई कहां है, ये सब, अच्छा ये सब अरुणाचल प्रदेश सब किस भाग में है, पूर्व भाग में है ना, तो ये पूर्वांचल की पहाड़ी में आएगा। ये सब के सब किस में आएगा, पूर्वांचल की पहाड़ी। पूर्वांचल की पहाड़ी का है कि पूर्व साइड में है, तो पूर्वांचल की पहाड़ी कहां कहां आएगा बताइए, तो अरुणाचल प्रदेश में आएगा, मिजोरम में आएगा, कहां आएगा, नागालैंड में आएगा, समझ गए ना, ये सब आएगा, मणिपुर वगैरह ये सब। चलिए देखिए, तो अरुणाचल प्रदेश, यहां पर कौन सी पहाड़ी है, पटकोई। पटकोई कहां जाना है, अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखिए ट्रिक, के पटकाई, अरुण पटकाई, हम के पटकाई हो, अरुण, तो पटकोई कहां है, अरुण हुआ लगे है समझ गए, नाग तो नागालैंड में न रही जी, समझ गए, तो कौन पटकाएगा, अरुण, नाग नागालैंड में, मणि मिजोरम में, मां से मणि, मां से मिजोरम, मणिपुर में लुसाई, मणिपुर तथा लुसाई, ये दोनों, इन दोनों क्षेत्र में जो पहाड़ियां है वो किसके नाम से जाना जाता है, मिजोरम की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ऐसे भी मिजोरम। मणिपुर की राजधानी कहां है, तो है उसी में ना मिजोरम भी है, तो कोई समस्या तो है नहीं है। हाँ नागमणि वो तो हम लोग राजधानी जब बताए थे तो उसमें चला ही था, ठीक है। तो कुल मिला के ये तीन को पकड़ लीजिए, पटकाएगा कौन, अरुण, के पटकाई हो, अरुण पटकाई है। तो जो पूर्वांचल की पहाड़ियां है समझिए, पटकोई पहाड़ियां कहां, नागा पहाड़ियां नागालैंड, और मिजोरम की पहाड़ियां मणिपुर में है, और कुछ कहां है, लुसाई में है। तो ये सभी पहाड़ियां कौन सी पहाड़ियां थी, उत्तरांचल पूर्वांचल, कहां के, पूर्वांचल की पहाड़ियां है। क्यों, क्योंकि ये पूर्व साइड में है। किसी को दिक्कत, तो हम अगर पूछे अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी, अरुण के पटक दिया, पटकोई, कौन, मिजोरम की पहाड़ियां कहां है, मणिपुर और लुसाई में, और एक बच रहा है नागा पहाड़ी, कहां, नागालैंड में। किसी को समस्या, अब आइए हिमालय क्षेत्र में। अब हिमालय क्षेत्र कम नहीं है, स्टार्ट होता है पामीर के घाट से और होते हुए मिजोरम तक आ रहा है, समझ गए ना। तो हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियां मिलती है। हिमानी किसको कहते हैं, ग्लेशियर को, ग्लेशियर को हिंदी में क्या कहते हैं, हिमानी। हिंदी में भी देखो तो हिम माने का होता है बर्फ। अब ऐसा ऊंचा भाग जिस पर हमेशा क्या हो, बर्फ लदा हुआ हो, उसको हिमानी कहते हैं, तो ग्लेशियर। इसमें गंगोत्री है, गंगोत्री कहां है, उत्तराखंड में, गंगोत्री कहां है, उत्तराखंड में। इसको भी ट्रिक दे रहे हैं, देखिएगा, यमुनेत्री कहां है, उत्तराखंड में है। बाकी सबको ले जाइए लद्दाख में, बाकी सबको कहां ले जाइए, लद्दाख में। याद रखिए गंगोत्री, गंगा यमुना, ये दोनों जो है कहां है, उत्तराखंड में है। सियाचिन, बाल्टोरा, बियाको, बतूरा, ये कहां है, लद्दाख में।
किसी को दिक्कत? कहाँ है? लद्दाख। याद रखिएगा सियाचिन चीन के नाम पर है ना? तो चीन के आसपास में जाएगा ना, कहां भाग जाएगा? ऊपर लद्दाख साइड में, ठीक है। बाल्टोरा, अब बाल्टी से पानी भरिए, कहां? लद्दाख में जाकर लद्दाख है ना जी। बियाको कहां? अब बियाको को बियाफो भी कहते हैं, बियाको को बियाफो भी, इंग्लिश में बियाफो ही कहा जाता है, हिंदी में बियाको बोल दिया जाता है। बतूरा, ये सब कहां हो गए? आपको लद्दाख में हो गए। किसी को दिक्कत? तो अगर हम ग्लेशियर का बात करें तो गंगोत्री और यमुनोत्री, ये दोनों ग्लेशियर कहां है? उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का है उत्तर प्रदेश के बगल में, ठीक है। उत्तराखंड में ये दो हो गया, और बाकी जितना भी है बल्टोरा, बतूरा, पतूरा, फटूरा, छोला भटूरा, ये जितना भी है ये सब कहां है? लद्दाख में है। किसी को दिक्कत? चलिए, यहाँ कई प्रसिद्ध दर्रे भी। अब दर्रे, दर्रे का मतलब क्या? फटा हुआ भाग, बहुत नीचे तक, जिसमें गर्ज का निर्माण होता है और उसमें नदी बहता है, अभी बताए थे ना, ठीक है। तो चलिए, इसमें बहुत सारे दर्रे हैं। अब देख, जम्मू कश्मीर में जोजिला, जा से जम्मू कश्मीर, जा से जोजिला। जोजिला कहां है? सही बात है, जोजिला है, जोजिला, जा से जम्मू कश्मीर। कहां है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल, ये भी कहां है? अब बुर्जिल से एक चीज याद रखिएगा, बुर्का कौन पहनती है? मुस्लिम महिलाएं पहनती है ना। भारत में सबसे ज्यादा कहां है? जम्मू कश्मीर में ना, वहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, हिंदू लोगों को खदेड़ दिया गया, तो बच्चा कौन? मुस्लिम लोग। तो बुर्जिला भी कहां है? बुर्जिल भी वहीं पर है, हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचला, बड़ा लाचला कहां है? हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचला कहां है? हिमाचल प्रदेश के लोगों का कपड़ा देखें, एक के बार यहां से नीचवा तक रहता है। हाँ हाँ, समझ गया ना। पुरुष भी कहा ना, वो लोग खूब घाघरा वगैरह पहने लोग। खैर जो भी हो, तो इन लोग को बड़ा लचकीला कपड़ा रहेला, लचीला, ऊपर से नीचे लेके वो लची समझ गए। तो बड़ा लचीला कहां का है? लाचला मतलब लचीला, याद रखिएगा। तो बड़ा लचीला कहां के? हिमाचल प्रदेश के। तो बड़ा लाचला और सीप कीला, और सीप कीला, ये दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में है, समझ गए। अब आ जाते हैं, उन लोग के कपड़ा पर बहुत डिजाइन होता है, सीप उप जैसे टाइप का, मोस्टली लाल कलर का उन लोग का कपड़ा होता है, बहुत चटकदार होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये एक माइंड में कंसेप्ट हम दे रहे हैं ताकि याद रहे। तो सीप, सीप माने सीतुआ, सीप कहां? हिमाचल प्रदेश में। सीधे आ जाइए, डिजाइनिंग का बात है। सीप हिमाचल प्रदेश, सीप कीला। बड़ा लचीला कहां? बताइए ना कपड़ा, वो लोग है घूमरी पड़ा हुआ मार लोग, समझ रहे कहां ले लचका दी लोग, समझ गए। अब कोई टी शर्ट पहन के या जींस पहन के कहे हम फैला दे घाघरा लेखा, फैलेगा हो? तो लचीला उसी का होगा जो वैसा पहनता हो। तो लचीला कहाँ के है? हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के? बड़ा लाचला और सीप कीला, सीप कीला भी वहीं का है। उत्तरांचल में आ जाइए, उत्तरांचल में, उत्तरांचल में हो जाएगा थागला, तथा सिक्किम में हो जाएगा नाथुला। नाथुला तो आप लोग नाम सुने होइएगा, नाथुला सिक्किम का है, ठीक है। नहीं, अगर नहीं सुना तो चलिए ना, इसका भी ट्रिक बता दे रहे हैं। नाथुला, नाथुला को कर लीजिए नाबाखुला, सिक्का के खुला नहीं है, हमारे लोगों पर खुला ना मिली। अब आप जाते हैं ना मार्केट करने, अब आप देते हैं 50 का, 10 रुपए का सामान दे, अब 40 रुपए का सिक्का दे दे, भैया सिक्का का ना खुला हमरा ना, ना सिक्का का ना खुला चाहिए, 10 टकिया दे दो। हाँ, तो सिक्किम में क्या है? ना खुला, नाथुला। तो सिक्किम में कौन है? नाथुला। पूछिए आप, बताइएगा। उत्तरांचल में वो थागला याद रखिएगा, उत्तरांचल में क्या याद रखिएगा? थागला। हम बोले थागला कहां? नाथुला, नाखुला काती के, नाखुला काती के, सिक्का के, सिक्किम। नाखुला कहां है? सिक्किम में। बड़ा लाचला, लाचला हिमाचल प्रदेश। और सिप किला, हाँ सिप किला, सिप भी डिजाइनिंग वाला चीज है ना, तो कहां? हिमाचल प्रदेश। जम्मू में जोजिला, जम्मू में क्या है? और बुर्जिल। किसी को दिक्कत? तो दर्रा भी याद हो गया, नाथुला और जालेपला भी है, कहां पर? आपको सिक्किम में ही। तो दर्रा भी याद हो गया, कौन दर्रा कहां है? A to Z देखिए, ऐसे पढ़िएगा ना भैया, किसी के बाप के रोकने से आपका जॉब नहीं रोकाएगा। अगर आप इसी क्लास में इस तरह से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, किसी के बाबूजी से आपका जॉब नहीं रोकाएगा, ये लिख के रख लीजिए, समझ गए। आप 6th से लेकर के और 12th तक ठीक से पढ़ना लीजिए, आपको आगे की जरूरत है ही नहीं, समझ गए। बीपीएससी तक आप आराम से। तो इसमें 2 चीजें पढ़ लीजिए, SCERT, NCERT दोनों।
क्योंकि इससे आगे जाइएगा ना ग्रेजुएशन वगैरह में तो यही चीज होता है, बस एक्सप्लेन कर करके, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए, दर्रा दर्रा के बारे में भी समझ गए, ग्लेशियर के बारे में भी समझ गए। कौन ग्लेशियर? गंगोत्री और यमुनेत्री। ये त्रि गंगोत्री यमुनेत्री, ये त्रि कहां है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और बाकी सब कहां है? लद्दाख में, लद्दाख रहा। ठीक है, अब दर्रा में कहा हो गया? शिव किला। शिव किला कहां हो गया? हिमाचल में। ना खुला, खुला नहीं के, काती के, सिक्का के, सिक्किम में। ठीक है, जो जिला जम्मू कश्मीर में, बुर्जिल जम्मू कश्मीर में हो गया। ठीक है, हम पूछे क्या क्या पूछते, सब तो सुसर जम्मू पर हमारा बन जाता है। उत्तरी पर्वतीय भाग के दक्षिण विशाल समतल भूभाग है। यहां से कल लेके चला जाएगा, आज यहीं तक रहने दिया जाए। भैया वीडियो पसंद आ रहा है तो चारों तरफ शेयर कीजिए, एक जगह नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।